दोस्तों, आज की कहानी किसी टॉपिक के ऊपर नहीं है बल्कि एक ऐसे लेजेंड के ऊपर है, या यूं कहें कि एक ऐसे सपने, एक ऐसे ख्वाब के ऊपर है जो कि 80 और 90s के जो टीनेजर थे वो सबने देखा था, या यूं कहिए कि उस समय के सभी लोग इसको पाना चाहते थे, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, क्योंकि ये एक ऐसी नायाब चीज बना दी थी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने कि सब लोग इसको पाना चाहते थे। ये किसी भी गाड़ी के बारे में नहीं है ये कहानी। आज की कहानी का मुख्य पात्र है एक बाइक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस लेजेंडरी बाइक की जिसका नाम है पल्सर। ये पल्सर एक ऐसी बाइक है जिन्होंने बजाज को डूबने से बचा लिया था। बजाज जो है फेल होने के कगार पे थी, लेकिन उनको फिर से ला करके खड़ा कर दिया उनके कदमों के ऊपर। बजाज की माने तो 2019 तक बजाज ने यह भारत सहित 65 कंट्रीज के अंदर 1,20,00,000 बाइकों को बेच दिया है। पल्सर अपने आप के अंदर इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट है कि इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर बाइक के अंदर बजाज को बना दिया इसने। आप यह जानकर के और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि बजाज पूरे वर्ल्ड का 5वें नंबर का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर्स के अंदर। और यह बात भी बड़ी अच्छी है कि बजाज की एक कंपनी ऊपर और एक कंपनी नीचे जो है वो भी इंडियन ही है, मतलब कि 4th और 6th प्लेस। आप नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि वो कौन सी कंपनी है। आइए समझते हैं कि बजाज का और पल्सर का सफर स्टार्ट कैसे हुआ। दोस्तों, यह समय था 1945 का, जब बजाज फैमिली ने बजराज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक ट्रेडिंग फर्म को स्टेब्लिश किया। 1948 के आते आते इस कंपनी ने टू व्हीलर और 3 व्हीलर्स की सीबी यूनिट्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। टू व्हीलर्स के अंदर ये उस टाइम स्कूटर्स को ही इंपोर्ट करते थे। इंडियन कंज्यूमर्स ने स्कूटर के इस आइडिया को हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते ये कंपनी एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गई। अब कंपनी फाइनेंशियली काफी स्टेबल भी हो गई और इनके पास ग्रोथ की काफी तगड़ी स्ट्रेटेजी भी थी। 1959 के अंदर गवर्नमेंट से टू व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिलने से पहले ही इन्होंने अकोडी महाराष्ट्र के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी तैयार कर लिया था। 1960 के अंदर इन्होंने इटली की एक कंपनी पियागियो की लाइसेंस के अंदर वेस्पा 150 को लॉन्च कर दिया और यह वेस्पा बजाज वेस्पा 150 के नाम से आया और पहली बार बजाज की ब्रांडिंग के नाम से कंपनी ने एंट्री ली इंडियन मार्केट के अंदर। और यह प्रोडक्ट इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1970 के अंदर इसने 1,00,000 यूनिट की प्रोडक्शन को टच कर दिया था। स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ बजाज 3 व्हीलर्स के ऊपर भी प्रॉपर ध्यान दे रहा था, लेकिन फिर समय आया 1972 जब बजाज ने पल्सर जैसा ही एक लेजेंडरी प्रोडक्ट और निकाल दिया। क्या नाम था उसका नाम था बजाज चेतक स्कूटर। और ये चेतक स्कूटर इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि अगले 10-12 साल तक ये टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग का बैकबोन बन करके रहा और आज भी लोग अपने चेतक स्कूटर को याद करते हैं, कुछ तो रिस्टोर करवा करके रखते हैं अपने पास। लेकिन फिर कुछ सालों बाद में अगर हम मिड 80s की बात करें तो फिर इंडियन मार्केट के अंदर भारी जो कंपनियां थी उनका एंट्री हुई, उनके ज्वाइंट वेंचर्स वगैरह हुए, इंडियन कंपनीज के साथ में टाई अप वगैरह शुरू हुए। और उस समय जो 2 तगड़े ज्वाइंट वेंचर साबित हुए उनमें था एक तो हीरो का होंडा के साथ में और दूसरा था टीवीएस का सुजुकी के साथ में। फिर इन जापानीज जायंट कंपनियों ने अपनी 4 स्ट्रोक बाइक, 2 स्ट्रोक बाइक की टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर ही लेकर के आना शुरू कर दिया। यहीं पर ही कंपनियां अपनी बाइकों को असेंबल करना शुरू कर दिया और बाद में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन वगैरह भी ले ली। इन कंपनियों ने भारतीय मार्केट को बहुत अच्छे से समझा और 80 सीसी मतलब 80 सीसी और 100 सीसी की बाइकें भारतीय मार्केट के अंदर उतार दी। वो बाइकें बहुत ज्यादा फेमस हुई क्योंकि चलने में सही थी, रिलायबल थी और साथ ही साथ एवरेज भी अच्छी खासी निकालती थी। हालांकि बाइक्स की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए बजाज भी पीछे नहीं रहा। इन्होंने 1981 के अंदर अपनी M50 के नाम से बाइक निकाल दी। शुरुआत के अंदर थोड़ी सक्सेस भी मिली उस बाइक को, लेकिन बाद के अंदर हीरो होंडा की इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई थी बाइकें कि उन्होंने इसको भी पीछे छोड़ दिया। अब बजाज को समझ में आ गया था कि भैया मार्केट में रहना है तो स्कूटर्स को थोड़ा सा पीछे छोड़ करके बाइकों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और दूसरों से सीख भी लेनी पड़ेगी। और उन्होंने ऐसा किया भी, दूसरों से सीख लेकर के उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया किसके साथ में, कावासाकी के साथ में। और फिर वो लेकर के आए 1886 में उनकी नई नवेली बाइक KB100। हालांकि KB100 काफी सक्सेसफुल प्रोडक्ट था, लेकिन उसके बाद फिर से बजाज अपने स्कूटर्स की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगा और उन्होंने सनी नाम से निकाल दिया उनका एक स्कूटर 1990 के अंदर। लेकिन वो लॉन्च बजाज के ऊपर बिल्कुल उल्टा पड़ गया क्योंकि 1990 और 91 के अंदर इंडिया के अंदर काफी सारे क्राइसिस आ गए थे फाइनेंशियली। 1991 के अंदर पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर 15% तक डाउन था, लेकिन इस डाउन में भी हीरो
होंडा को तो प्रॉफिट हुआ था, लेकिन बाकी सभी कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। अब 1991-92 के इस इकोनॉमिक क्राइसिस के चक्कर में लोगों की परचेज पावर काफी कम हो गई थी। उनको एक बेहतर, ज्यादा एवरेज निकालने वाली बाइक चाहिए थी, ना कि कम एवरेज देने वाले स्कूटर। तो लोगों का ध्यान हट करके स्कूटर से वो बाइक की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। और दोस्तों यही कारण है कि 1999 के अंदर पहली बार बाइक्स ने स्कूटर्स को सेल्स के मामले में पीछे छोड़ दिया। दोस्तों ये वही समय है जब हीरो होंडा की CD100 और स्प्लेंडर बाइकों ने एक छत्र मार्केट के अंदर राज किया था। एक समय पर सेल्स के मामले में नंबर 1 पर रहने वाली बजाज कंपनी हीरो होंडा, यामा और टीवीएस से पिछड़ करके चौथे स्थान पर आ गई थी। हालांकि बजाज ने 1997-98 के अंदर अपनी सक्सेस को भुनाने के लिए और भी काफी प्रयास किए थे, जब इन्होंने अपनी बॉक्सर या कैलिबर बाइकें उतारी, लेकिन ठीक ठाक सक्सेसफुल थी, लेकिन उतनी ज्यादा सक्सेसफुल भी जो है ये बाइकें नहीं रही। बजाज ऑटो के करंट सीईओ ने 1991 के अंदर अपनी स्टडीज पूरी करके इंडिया में लौटे और उन्होंने इसकी कमान संभाली, अपने हाथ में ली। उन्होंने ये बोला कि यार 1990 के अंदर हम बाइक्स को सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते थे और इनफैक्ट सेल्स का मात्र 10% हिस्सा ही बाइक होती थी हमारे यहाँ पर। हमारी बाइकों की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, थोड़ी पुअर क्वालिटी की ही बाइकें हम लोग निकालते थे। करंट सीईओ राजीव का यह भी मानना था कि उस टाइम हमें कोई अच्छी बाइकें बनानी नहीं आती थी। इनफैक्ट हमारे वर्कर्स भी कुछ नया सीखना नहीं चाहते थे। दोस्तों अभी तक की कहानी के अंदर सिर्फ 125 सीसी बाइकें ही हैं, लेकिन कम्यूटर बाइक के पूरे इतिहास को ही पलट करके रख दिया जब हीरो होंडा ने लॉन्च करी उनकी CBG 156.8 सीसी वाली बाइक। यह बाइक 4 स्ट्रोक थी, चलाने में बहुत ही गजब की थी। हर एक यंगस्टर का उस टाइम का एक सपना हो गया था CBG को खरीदना। CBG के आते ही बजाज को अपने फ्यूचर प्लान को और थोड़ी सी हवा मिल गई। कहते हैं कि CBG के आने से पहले ही बजाज प्लान कर रहा था स्पोर्ट्स बाइक को मार्केट में उतारने का, लेकिन जैसे ही CBG लॉन्च हुई तो उनको पता चल गया कि यस हमारे प्रोडक्ट भी हिट हो सकते हैं। फिर इन्होंने हिम्मत दिखाई और ये साल था 2001, जबकि इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 अपनी पल्सर उतारी। जी हाँ, 150 सीसी में उतारा, 180 सीसी में भी उतारा। इन बाइक्स को बजाज ने R&D टोक्यो के साथ मिलकर के डेवलप किया। एक्सटीरियर डिजाइन के ऊपर बहुत ही फेमस डिजाइनर ग्लेन कैर ने काम किया। दोस्तों ग्लेन कैर वही है जिन्होंने बहुत ही फेमस, जैसे कि डुकाटी हो गया, BMW, होंडा, ट्रायम्फ वगैरह की जितनी भी बाइकें फेमस आती है उनके एक्सटीरियर डिजाइन के ऊपर काम किया है। यही कारण है कि पल्सर जो निकल करके आई वो बेहद सेक्सी लुक के अंदर आई, या कह सकते हैं कि टाइमलेस जो लुक था वो दिया गया पल्सर को। और इनफैक्ट जो आज भी पल्सर खरीदते हैं उनको भी ये लगता है कि जो शुरुआत के अंदर पल्सर आई थी ना, उसका बहुत ही तगड़ा माचो लुक था भाई। हालांकि बजाज पल्सर को लेकर के एम्प्लॉइज का कुछ ऐसा रुख था जिसकी वजह से राजीव जो कि सीईओ थे, इन्होंने के पूरा का पूरा प्लांट ही एक नया लगाया चाखन के अंदर। वहां पर अलग से सभी एम्प्लॉइज को हायर किया गया, अलग से ट्रेनिंग दी गई, सारे सेल्स स्टाफ को अलग से ट्रेनिंग दी गई ताकि सक्सेसफुल किया जा सके। इसकी सेल्स को लेकर के भी, इसकी सर्विस को लेकर भी लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। पल्सर के डिजाइन की बात करें तो कम से कम 8 से 10 डिजाइन बने थे। उसके अंदर से 3 डिजाइन को फाइनल किया गया था और उसमें से भी एक डिजाइन जो प्रोडक्शन के अंदर आया, 2 के ऊपर प्रोटोटाइप बाइकें बनी। और अगर इंजन की भी बात करें तो 3 तरीके के इंजन बनाए गए थे, जिसमें से एक फाइनल किया गया और उसी के तर्ज के ऊपर 150 सीसी बनाई गई और 180 सीसी बाइक को बनाया गया। दोस्तों ये पल्सर की सक्सेस की देन ही है कि 1993 के अंदर जो बाइक का मार्केट कैप्चर था वो 20.2% था, वो बढ़कर के 2002 के अंदर 66.2% हो गया, 66.2%। 2002 के अंदर मोटरसाइकिल की एवरेज ग्रोथ थी 40.7%, वहीं पर पल्सर की क्या ग्रोथ थी, वो थी 55.4%। फाइनेंशियल ईयर 2003 के अंदर 35% मार्केट शेयर के साथ में दूसरा स्थान ग्रहण करता है बजाज मार्केट के अंदर। पल्सर सिर्फ अपने लुक्स की वजह से सक्सेस नहीं हुई, उसका इंजन भी अहम कारण था, क्योंकि इनका 180 सीसी का इंजन 15 bhp की पावर निकालता था और अगर 150 सीसी के इंजन की बात करें तो वो 12 bhp की पावर निकालता था, जो बाकी जो 100 सीसी की बाइकें आती थी उनसे काफी ज्यादा होती थी। तो जो भी एक बार इस बाइक को चला लेता था वो इसका दीवाना हो जाता था। यही कारण था कि पूरा यूथ इसके पीछे पागल हो गया था। और साथ ही साथ पहली बार किसी भी बाइक के अंदर कुछ एक चीजें इंट्रोड्यूस करेगी, जैसे कि साइड स्टैंड का इंडिकेटर होना, टैकोमीटर आना, इलेक्ट्रिक स्टार्ट होना। आगे चलकर बजाज ने DTSI या ट्विन स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा लिया 2003 के अंदर, और उसके बाद बजाज ने 2007 के अंदर 220 सीसी बाइक को भी निकाल दिया, 220 सीसी पल्सर। यह पहली बाइक थी जिसका इंडिया के अंदर क्लिप ऑन हैंडल बार्स का प्रयोग किया गया, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी दे दिए गए थे इसके अंदर। अब बजाज पल्सर के रूप में स्पोर्ट्स बाइक बनाने के मामले में मास्टर बन चुका था, और यही कारण है कि KTM जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी को भी इंडिया के अंदर एंट्री दिलाने के लिए इन्होंने KTM के साथ में
टाई अप किया। केटीएम ब्रांड की बाइक्स को भी बजाज ही मैन्युफैक्चरिंग करता है। बजाज पल्सर के अंदर समय के साथ साथ इसके इंजन में भी बदलाव करता रहा। 125 सीसी की बाइकें होगी, 250 सीसी की बाइकें होगी। और अगर दूसरी भाषा में बात करें तो स्प्लेंडर के बाद में सबसे ज्यादा बिकने वाली पल्सर ही एक ऐसी बाइक है दोस्तों। अप्रैल 2023 की बात करें तो 1,15,371 बाइकें बेच दी इन्होंने। दोस्तों पल्सर के साथ में बजाज ने बहुत सारे लेसन सीखे। इनफैक्ट बजाज ने ही नहीं बल्कि हम लोगों को भी लगता है कि हमें भी इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखना चाहिए। समय के साथ बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में नीचे मेरे को जरूर से जरूर बताइएगा। और अगर चेंज की ही बात हुई है तो राजीव बजाज ने अब ईवी बाइक के ऊपर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। 2022 के अंदर इन्होंने लगभग 300 करोड़ इन्वेस्ट करे हैं ईवी बाइक्स को लेकर के। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी बजाज पल्सर के ऊपर, बजाज के ऊपर। आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, मेरे से भी ज्यादा मेहनत मेरी टीम की लगती है। तो स्पेशल थैंक्स टू आदर्श एंड आयुष। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत। और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो कर लेना, ट्विटर पर भी जरूर कर लेना।